हेलो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं सीबीएसई क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर अक्सर स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, इसलिए इस वीडियो में हम आम और सरल भाषा में ट्रिक्स और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे ताकि आप सिर्फ पढ़ें नहीं, एग्जाम में याद भी रख पाएँ। यूरोप की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बहुचर्चित व्यक्ति अगर कोई है तो वो है नेपोलियन बोनापार्टे, जो कि इस चैप्टर का हीरो भी है। इसका जन्म होता है 15 अगस्त 1769 को और इसकी डेथ होती है 5 मई 1821 को। 15 अगस्त को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भारत को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त को। और ये 17-18 साल का लड़का, 17 स्टैंड फॉर 1769, 18 स्टैंड फॉर 1821। इसका जन्म हुआ था अजाचियो में। आपका हाथ यदि फ्रांस है तो उसका अंगूठा कोर्सिका है, अंगूठे पे पड़ी हुई लाइंस अजाचियो है। एक ट्रिक है ACF, इसको 5-6 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। A फॉर अजाचियो, C स्टैंड फॉर कोर्सिका एंड F स्टैंड फॉर फ्रांस। इसकी डेथ जो होती है वो होती है हेलेना आइलैंड पे, सेंट हेलेना आइलैंड। हेल नाम की ट्रिक से, यानी ये हेल में चला गया था डेथ के बाद, तो हेल से आप याद रख सकते हैं कि नेपोलियन की जो डेथ हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, हेलेना आइलैंड पर। ACF और हेल। Today, Napoleon born in our family on Ajaccio, and today is 15 August 1769, जिस डेट को भारत आजाद होगा। इसके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्टे और मम्मी का नाम था लेटिजिया रामोलिनो। पापा से बोलता था पापा कार्लो कार्लो कार्लो, इसमें मम्मी लेटी लेटी, मम्मी जिया। इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 को, जिसके आइडियाज़ थे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इसकी ट्रिक है लीफ, हरी पत्ती, LEF को आप याद रख सकते हैं। ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी शामिल किए गए हैं। Equality! Fraternity! 1789 में कूप के थ्रू ही अपने पावर पर कब्जा कर लेता है फ्रांस के। नेपोलियन पहला कॉन्सुल बनता है। कॉन्सुल जिनको नहीं पता बता देता हूँ, कॉन्सुल होता था जहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों मिलकर देश का शासन चलाते थे। लेकिन 1804 में नेपोलियन खुद कॉन्सुल बन जाता है और फ्रांस की पावर पर कब्जा कर लेता है, खुद को एम्परर घोषित कर देता है। इंपॉर्टेंट क्या था कि डेमोक्रेसी पूरी तरह खत्म हो जाती है और डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती है फ्रांस में। सिविल कोड लेके आता है 1804 में, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके फीचर्स थे इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए समान कानून, फ्यूडल सिस्टम का पूरी तरह खत्म कर देता है, यानी सामंतवादी व्यवस्था या डिसेंट्रलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। यूनिफॉर्म लॉ लेके आता है, सबके लिए एक कानून, चाहे राजा हो या रंक हो। राइट टू प्रॉपर्टी दी जाती है। लिमिटेशंस ये थे कि वुमेन्स को राइट कम दिए गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच लिमिटेड कर दी गई। जब डिक्टेटरशिप होगी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खुद ही खत्म हो जाती है। Today, 1804, this is my Napoleon Civil Code. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरी तरीके से केंद्रीय व्यवस्था थी। एफिशिएंट टैक्स सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुधार होता है। यूनिफॉर्म सिस्टम लो, सबके लिए समान कानून, और मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी की स्टार्ट होती है। नेपोलियन और नेशनलिज्म, पॉजिटिव इंपैक्ट था कि नेशनल यूनिटी का आइडिया आता है, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म हो जाता है, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। और नेगेटिव था हैवी टैक्सेशन, फोर्स्ड आर्मी रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती लोगों को फौज में भर्ती करना, और सेंसरशिप। लोग बाद में फ्रेंच रूल से परेशान हो जाते हैं, लोकल लैंग्वेज और कल्चर का खतरा मंडराने लग जाता है। नेपोलियन के जीवन की सबसे बड़ी जो दुविधा थी, या उसके जीवन की जो सबसे बड़ी गलती थी, वो थी रशियन कैंपेन करना। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में फाइनल डिफीट उसकी हो जाती है। इसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना होती है 1815 में, जिसके लीडर कंट्री थे ऑस्ट्रिया, रसा, प्रसा और ब्रिटेन। इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, कांग्रेस ऑफ वियना 1815 की कंट्रीज़ को, कि बी प्राक, एक सिंगर का आपने नाम सुना होगा, बी प्राक, तो उसका नाम है BPRAK। बी स्टैंड फॉर ब्रिटेन, P स्टैंड फॉर प्रसा, R स्टैंड फॉर रसा, A स्टैंड फॉर ऑस्ट्रिया। के का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। और 1815, यानी वो अपने हर कॉन्सर्ट के लिए 15 लाख लेता है। तो कांग्रेस ऑफ वियना 1815, बी प्राक, ब्रिटेन, रसा, प्रसा, ऑस्ट्रिया। ओल्ड मोनार्की का कंजर्वेशन होता है, रिस्टोर होता है, और नेपोलियन का चैप्टर एंड हो जाता है। बैटल ऑफ वाटरलू। आई डिफीट मुझे सेंट हेलेना आइलैंड पर कैद कर लेंगे।